हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि एलटी का सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया और हम अपने सैंपल पेपर शुरू कर रहे हैं। सैंपल पेपर हमने शुरू कर दिए हैं और आज हमारा सेकंड सैंपल पेपर होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में आपके युद्ध दिए हैं और सूची 2 में आपके व्यक्ति दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि आपका कौन सा युद्ध किससे संबंधित है। हल्दी घाटी का युद्ध आपके किससे संबंधित है। हल्दी घाटी का युद्ध आपके अकबर से संबंधित है, यानी कि अकबर और महाराणा प्रताप। अकबर ने ये युद्ध लड़ा था आपके महाराणा प्रताप के विरुद्ध। महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर ने ये युद्ध आपके महाराणा प्रताप के युद्ध विरुद्ध लड़ा था। बिलग्राम का युद्ध आपका हुमायूं ने लड़ा था। बिलग्राम का युद्ध हुमायूं ने लड़ा था शेर शाह के विरुद्ध। हुमायूं ने लड़ा था शेर शाह के विरुद्ध। शेर शाह के विरुद्ध। और खुसरो ने आपके विद्रोह किया था जहांगीर के खिलाफ। और खानवा का युद्ध आपका बाबर से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताने कि भारत के राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उसके संबंध में आपका कौन सा कथन सही नहीं है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। आपातकालीन शक्तियां, राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को अस्वीकार तथा आपके स्वीकार कर सकता है। तो राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में जो आपका कथन सही नहीं है वो है आपका, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। ये आपका राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में सही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से किसी विषय पर परामर्श प्राप्त करने की शक्ति है, परंतु उस परामर्श को स्वीकार करने की बाध्यता नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन उस परामर्श को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां भी प्राप्त हैं, राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति भी प्राप्त है और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को अस्वीकार तथा स्वीकार भी कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति आपके सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका असत्य है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा प्राचीन भाग है। हिमालय विश्व में नवीन वलित यानी कि फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। यह भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। यह आपके भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का वृहत्तम भंडार है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है, जो आपका कथन असत्य है, वो है आपका भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया के द्वारा हुआ है। भारत के जो आपके पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण वो नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं हुआ, बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। और आपके जो भारत में कोयले का विशाल भंडार यहाँ की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। हिमालय विश्व के सबसे नवीन वलित यानी कि आपके फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करता है। और भौम की दृष्टि से प्रायद्वीप क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया के द्वारा नहीं हुआ, इसका निर्माण हुआ है आपके भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण। किसके कारण हुआ है, आपके भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण। निर्गमन के कारण।
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? रुधिर वर्णिका यानी कि हीमोग्लोबिन जो है उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें लौह होता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है। तो हीमोग्लोबिन के संबंध में आपका कौन सा कथन सत्य है? तो आपके हीमोग्लोबिन के संबंध में जो कथन सत्य है वो आपका पहला कथन है, इसमें लौह होता है। पहला कथन आपका सही है, इसके अंदर लौह होता है। दूसरा कथन यह आपके रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है। और जो आपका फोर्थ कथन है यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, तो ये आपका रक्त में ऑक्सीजन का वाहक भी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका हीमोग्लोबिन जो है इसके अंदर लौह होता है और ये रक्त को लाल रंग प्रदान करता है और ये रक्त में आपके ऑक्सीजन का वाहक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न कारण से जीएनपी यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है। मजदूरी की तुलना में कीमतें कम है, कीमत की तुलना में लाभ कम है, लाभ की तुलना में कीमत कम है, या आपके कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम होने का कारण कीमतों की तुलना में मजदूरी का कम होना है। कीमत वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, जिस कारण मजदूरी में यदि वृद्धि होती भी है तो भी परिणामी लाभ कम होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके जीएनपी में श्रम की भागीदारी कम क्यों है? क्योंकि आपके कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? तो होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम आपके किसने आरंभ किया था? एनी बेसेंट ने, सरोजनी नायडू ने, या आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, या तिलक ने? तो होम रूल लीग आंदोलन जो सर्वप्रथम प्रारंभ किया था वो आपके एनी बेसेंट ने किया था। भारत में होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। होम रूल लीग की वैसे आपके होम रूल लीग की स्थापना जो सर्वप्रथम की थी वो अप्रैल 1916 में तिलक ने ही की थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम आरंभ किया था एनी बेसेंट ने। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से आपके निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें आपको बताने की कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपके मौलिक अधिकार दिए हैं, दूसरी तरफ आपके अनुच्छेद दिए हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में आता है। गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23 में आता है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में आता है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में आता है। तो यहाँ पर आपका जो सही सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण आपके अनुच्छेद 23 में नहीं आता। और जो आपका कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध के से जो संरक्षण है ये आपके अनुच्छेद 22 के अंदर आता है। कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है ये अनुच्छेद 22 के अंदर आता है। अस्पृश्यता का अंत आपका अनुच्छेद 17 के अंदर है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के अंदर है और आपके अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 के अंतर्गत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23 में नहीं, अनुच्छेद 22 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो कौन सी नदी है भारत की जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? माही नदी, या आपकी चंबल नदी, या नर्मदा नदी, या आपकी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है?
वो है आपकी माही नदी। माही नदी जो है वो आपके कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यह मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर आपके कहाँ से उद्गमित होती है? ये आपके मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से उद्गमित होती है। मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर आपके राजस्थान गुजरात में प्रवाहित होते हुए, राजस्थान और आपके गुजरात, गुजरात में प्रवाहित होते हुए कहाँ पर जाकर गिरती है? ये आपके खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। गुजरात तो आपके राजस्थान से गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में जाकर गिरती है। खंबात की खाड़ी, खाड़ी अरब सागर में जाकर गिरती है, में जाकर गिरती है, जाकर गिरती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो माही नदी है वो भारत की नदी, ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है और ये आपके मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी जो आपके अरब सागर में है वहां पर जाकर ये गिरती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कथन है ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, कारण क्या है? ऊनी रेशे जो वूलन फाइबर्स होते हैं एक प्रकार की विशेष प्रोटीन से बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट की सहायता से कीजिए। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि आपका कथन सही है। ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, लेकिन कारण गलत है। ऊनी रेशे जो वूलन फाइबर्स होते हैं वो एक प्रकार के, वे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। जो ऊनी रेशे हैं वो आपके एक प्रकार के प्रोटीन से निर्मित होते हैं किंतु ऊष्मा का कुचालक इन रेशों के मध्य स्थित हवा के कारण होता है। ये आपका ऊष्मा का कुचालक प्रोटीन कारण नहीं है बल्कि ऊष्मा का कुचालक का कारण है इन रेशों के मध्य स्थित हवा का कारण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथन आपका सही है पर कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950, 1947, 1948, 1951। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर 15 मार्च 1950 को गठित योजना आयोग एक संविधानोत्तर परामर्शदात्री निकाय थी और भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते थे और इसे अर्ध राजनीतिक निकाय भी कहा जाता था। लेकिन 1 जनवरी सन 2015 से 1 जनवरी सन 2015 से योजना आयोग को समाप्त कर उसी स्थान पर आपके उसी तारीख यानी कि 1 जनवरी सन 2015 को ही नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का गठन किया गया और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग के स्थान पर अब आपका नीति आयोग है और इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी सन 2015 को हुई। योजना आयोग की स्थापना आपकी हुई थी 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? लॉर्ड मेयो ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड एटली ने, लॉर्ड कर्जन ने। तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। दीवानी और फौजदारी न्यायालय के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए
न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। इस व्यवस्था को वॉरेन हेस्टिंग ने आरंभ किया, मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया। और आपके 1793 ईस्वी को कॉर्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी, जिसके तहत कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा? तो कौन सा आपका संविधान, कौन सा एक अधिकार है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार या आपके संवैधानिक उपचार का अधिकार? तो इसे आपके कहा था संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार के अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 यानी कि आपके संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा। ये आपके अनुच्छेद 32 में है। उनका कथन है, यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके बिना संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूंगा। यह संविधान की आत्मा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। इसका उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी तथा प्रभाव सुलभ और संघीय उपचारों की व्यवस्था करना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र क्या है आपका? तिब्बत, बांग्लादेश, भारत, चीन, बांग्लादेश और आपका तिब्बत, या भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिक्किम, या आपके बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, भूटान, नेपाल। तो ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है आपका तिब्बत, बांग्लादेश, भारत। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र तिब्बत, चीन अधिकृत क्षेत्र, भूटान, बांग्लादेश और भारत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? चूने पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, या मैग्नीशियम क्लोराइड, या सोडियम क्लोराइड, या आपका सोडियम सल्फाइड। तो चूने पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है। चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है जिसमें अधिकांश मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, यानी कि CaCO3। इस साथ ही इसमें सिलिका, एल्यूमिनियम और लोहा आदि अपद्रव्य अंत मिश्रित रहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूने पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। इसका रासायनिक सूत्र है CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? श्रम की न्यून कार्य क्षमता, या प्रति व्यक्ति कम आय, या पूंजी निर्माण की न्यून दर, या आपका प्राकृतिक संसाधनों की कमी। तो कौन सा आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? प्राकृतिक संसाधनों की कमी भारतीय अर्थव्यवस्था का लाक्षणिक गुण नहीं है, जबकि आपके श्रम की न्यून कार्य क्षमता, प्रति व्यक्ति कमाई, पूंजी निर्माण की न्यून दर, ये आपके भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण है। प्राकृतिक संसाधन की कमी भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 1857 का स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वो असफल हुआ क्यों? भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, या उपयुक्त सभी।
तो क्या कारण था 1857 में आपका जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसकी असफलता के कारण क्या थे? तो ये सभी आप असफलता के कारण थे। भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया है। भारतीय संविधान में जो राज्यों का संघ की संकल्पना है इसको कहाँ से प्राप्त किया? अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, या आपके स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो इसे लिया गया था आपके ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट यानी कि आपकी कनाडा से प्रेरित है। किससे प्रेरित है? कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक एक के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? ये आपके अनुच्छेद 1 में वर्णित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्थ आपके ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम यानी कि कनाडा से भारतीय राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? तो ग्रह के बारे में कौन, जो ग्रह होते हैं प्लैनेट्स हैं, उनके बारे में कौन सा कथन आपका सत्य है? ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं। ये अप्रकाशहीन होते हुए भी चमकते हैं। ये प्रकाशवान होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं। ये प्रकाशवान भी हैं और चमकते भी हैं। तो इनके कथन आपके ग्रहों के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है? तो ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, अप्रकाशमान होते हैं किंतु ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अप्रकाशमान होते हुए भी ये आपके प्रकाशित होते हैं। और किसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं? ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपके यौगिक हैं, दूसरी तरफ वर्गीकरण है। तो सैक्रीन आपका कार्बोहाइड्रेट है, एड्रीनेलिन हार्मोन है, थायमिन आपका विटामिन है, कैरेटीन जो है वो आपका प्रोटीन है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए। सैक्रीन जो है वो आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं है। सैक्रीन आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो सैक्रीन क्या है? सैक्रीन एक कार्बनिक यौगिक है। ये आपके कृत्रिम मिठास के लिए प्रयुक्त होता है। सैक्रीन आपका एक कार्बनिक कार्बनिक पदार्थ है जो आपके कृत्रिम मिठास के लिए प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम मिठास के लिए प्रयुक्त। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सैक्रीन आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ये एक कार्बनिक पदार्थ है जो कृत्रिम मिठास के लिए प्रयुक्त होता है। एड्रेनालिन आपका एक हार्मोन है, बिल्कुल सही है। थायमिन विटामिन है और कैरेटीन एक प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है। तो भारत के औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था कौन सी है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो कौन सी आपकी सर्वोच्च संस्था है भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में? सर्वोच्च संस्था कौन सी है? वो है आपकी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। आईडीबीआई का गठन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 के तहत एक वित्तीय संस्था के रूप में आपके जुलाई 1964 में हुआ। इसका गठन कब हुआ? आपके जुलाई 1964 में। आईडीबीआई
इसका गठन हुआ था आपके जुलाई 1964 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में जो सर्वोच्च संस्था है वो है आपका भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, आईडीबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कथन है महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। कारण है वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। कारण आपके कूट है ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका कथन सही है। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, बट आपका कथन सॉरी कारण सही नहीं है। वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण तो किए थे परंतु इन आक्रमणों का उद्देश्य भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था, बल्कि उसका एकमात्र उद्देश्य लूटपाट करना था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है? ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार होते हैं जिस प्रकार राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। या आपका ए तथा सी दोनों। तो क्या आपका करेक्ट आंसर है? ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। ये कथन आपका सत्य नहीं है ग्राम सभा के संबंध में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही है? तो आपको बताना है कि कौन से वायुमंडल के स्तर पर कौन सा आपका अभिलक्षण होता है। क्षोभ मंडल में आपके मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, बिल्कुल सही है। क्षोभ मंडल में आपके मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। समताप मंडल में आपका ओजोन परत पाई जाती है। तो समताप मंडल में आपके ओजोन परत विस्तृत होती है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारा आयन मंडल। पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगे यहाँ पर होती हैं। तो ये आपके समताप मंडल में नहीं होती। सॉरी, ये आपका आयन मंडल है। पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगे आपके आयन मंडल में ही होती हैं। तो ये भी सही है आपका। मध्य मंडल में आपके ध्रुव ज्योति नहीं होती। ध्रुव ज्योति का संबंध भी आपके आयन मंडल से ही होता है। ध्रुव ज्योति का संबंध किससे होता है आपके? इसका संबंध भी आयन मंडल से ही होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो फोर्थ है आपका ये सही नहीं है। मध्य मंडल में आपका ध्रुव ज्योति नहीं होती। ध्रुव ज्योति भी आपके आयन मंडल से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा? जंग लगने पर लोहे का भार घटता है, बढ़ता है, या वही रहता है, या आपका अनिश्चित है। तो जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है क्योंकि लोहे में जंग उस समय लगता है जब आर्द्रता की उपस्थिति में लोहा ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया करके लौह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया के दौरान लोहे के साथ ऑक्सीजन की मात्रा भी जुड़ जाती है।
तो इसलिए आपका लोहे का भार बढ़ जाता है। इस दौरान लोहे का भार उतना ही बढ़ता है जितनी की यह ऑक्सीजन ग्रहण करेगा। लोहे का भार क्यों बढ़ जाता है जंग लगने पर? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है और भार उतना ही बढ़ेगा जितना कि इसने ऑक्सीजन आपकी ये ऑक्सीजन इसने ग्रहण की है, अब्सॉर्ब की है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? सूती मिल, हथकरघा या आपका चमड़ा या सीमेंट। तो कौन सा रोजगार है आपका? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो ये है आपका हथकरघा उद्योग। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन या राजा राम मोहन राय। तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। देवेंद्र नाथ ने 1865 में केशव चंद्र सेन से आचार्य की उपाधि छीन ली। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारतीय संविधान का अभिभावक अभिभावकत्व निहित है। तो भारतीय संविधान का अभिभावकत्व किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, लोकसभा में, सर्वोच्च न्यायालय में या मंत्रिमंडल में। तो ये निहित है आपके सर्वोच्च न्यायालय में। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। सर्वोच्च न्यायालय को ही संविधान का प्रहरी और संरक्षक माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को प्रहरी और संरक्षक भी माना जाता है। संरक्षक किसका? संविधान का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अलास्का के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो अलास्का के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है। इसे 1867 में रूसियों से खरीदा गया था। तो कौन सा सही है ये अलास्का के संबंध में? तो यहाँ पर आपके दोनों ही कथन सही हैं अलास्का के संबंध में। अलास्का के संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है जिसे 1867 में रूसियों से खरीदा था, रूस से खरीदा था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और दो दोनों ही कथन आपके सही हैं अलास्का के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह होता है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। वे शरीर से स्थानांतरित होने वाली सारी ऊष्मा को विकृत कर देते हैं। वे पसीना सोख लेते हैं। वे आंखों को शीतलता प्रदान करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। प्रकृति के विभिन्न रंगों में अलग अलग विशेषता पाई जाती है। काला रंग ऊपर पड़ने वाली ऊष्मा को सर्वाधिक अवशोषित करता है जबकि सफेद रंग ऊष्मा को परावर्तित करने की क्षमता पाई जाती है, सर्वाधिक क्षमता पाई जाती है। इसलिए गर्मियों में सफेद कपड़े पहनने से आराम मिलता है क्योंकि ऊष्मा परावर्तित होने से हमें गर्मी भी कम लगती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह इसलिए ही होता है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं और ऊष्मा को सबसे अधिक एब्जॉर्ब यानी कि अवशोषित कौन करता है? अवशोषित करता है आपका काला रंग। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है। दीर्घकालीन कृषि ऋण आपके किसके द्वारा प्रदान किया जाता है?
प्राथमिक सहकारी सोसाइटी द्वारा, या जिला सहकारी बैंक द्वारा, या भूमि विकास बैंक द्वारा, या आपके राज्य सहकारी बैंक द्वारा। तो दीर्घकालीन कृषि ऋण दिया जाता है आपके भूमि विकास बैंक द्वारा। ग्रामीण साख की दीर्घकालीन आवश्यकता की पूर्ति भूमि विकास बैंक एलडीबी द्वारा की जाती है। इन्हें आपके भूमि बंधक बैंक भी कहते हैं। भूमि विकास बैंक को भूमि बंधक बैंक भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।